वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब लाहौर से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए और आज उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में नायब और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। कल की एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये है कि कल ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने एक ही दिन में बड़ी ज़्यादा मुलाकात की हैं और बड़ी हंगामी किस्म की मुलाकातें, और इन मुलाकातों के हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस भी की जा रही थी। मुलाकात की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से भी ये मुलाकातें हुई। सो अब इस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि एक ही दिन में मुलाकातों का मकसद क्या हो सकता है। नॉर्मली जिस तरह से डिग्निटरीज होते हैं उनके पास सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं और उनके पास वक्त की किल्लत होती है, तो नॉर्मली ऐसे ही मुलाकातें जो है वो स्केड्यूल की जाती हैं। लेकिन क्या इस मुलाकात का कोई दूसरा मकसद भी था? इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एंड तज्ज़ियाकार काशिफ सलेमान साहब इस वक्त शो का हिस्सा हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले ये तो इतनी कयास हराइयाँ स्पेकुलेशंस के पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार हो सकता है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का। क्रिकेट में हो सकता है, सियासत में कहाँ हो सकता है, लेकिन क्या मकसद क्या था इन मुलाकातों? क्रिकेट की बात ही कर ली होगी, लेकिन देखें आपने खुद ही उस चीज़ का निशानदेही भी कर दी कि जब ये आते हैं इस तरह हाई प्रोफाइल लोग तो इनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं। तो इनकी कोशिश होती है कि एक ही वक्त में जितनी जल्दी मुलाकातें हो जाएं और उनसे करके चले जाएं। तो कोई ऐसा रोल तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर, और ना उसके कोई ऐसे मफादात जुड़े हुए हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपने क्या सराइयाँ करनी है, स्पेकुलेशंस के ऊपर जाना, तो मैं कह सकता हूँ जी, अगर मैं कह दूँ यहाँ वो अमेरिकन का पैगाम लेके गए हैं सबके पास, और क्योंकि वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के जरिए अपना पैगाम जो है वो किरदार अदा कराया। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन क्योंकि इस वक्त मुल्क के सियासी सूरत हाल ऐसी चल रही है कि इसके अंदर कोई भी जो मुलाकात होती है हाई प्रोफाइल, तो उसके अंदर फिर ऐसी स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई है, एक ही वक्त में हुई है और सबसे हुई है, तो इसके क्या मुकासद है। मुखालिफ सियासी पार्टियां भी है ना, लेकिन क्या मुलाकात पर हुई क्यों, इस हवाले से तो बताया ना। अच्छा ठीक है, सियासत में कोई रोल नहीं, लेकिन वैसे क्यों है? लोग आते हैं, मुलाकातें करते हैं। ये जो हाई कमिश्नर्स आते हैं ये मुलाकातें नहीं करते, लोग आके मिलते नहीं हैं, दो तरफा मुलाकातें नहीं होती। आप जब जाते हैं तो किसी से गुफ्तगू होती है, एक बंदा आया, दो तरफा मुलाकातें तो सर हुकूमत के साथ नहीं होती, हुकूमत वक्त के साथ। इमरान खान साहब तो अभी वो बेचारे खुद साबिक वज़ीर आज़म है, लोग जाते हैं, जितने भी पहले लोग उनसे भी मिलते हैं जो कुछ भी नहीं रहे होते, यानी वो एक हाई प्रोफाइल सियासतदान होते हैं, लेकिन ना वो गवर्नमेंट में है ना अपोजिशंस में है, तो लोग जाके तो उनको भी मिलते हैं। और मुलाकातों के अंदर फिर बड़ी अहम वैसे भी रहती हैं। जिस तरह मैंने पीछे सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा एक तरफ जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो ये बात करते हैं कि अमेरिकन की वजह से हमारी गवर्नमेंट गई है, तो दूसरी तरफ उनके जो सफारतकार हैं उनको घरों में बुला के दावत भी देते हैं और मुलाकातें भी करते हैं। तो बस फिर ये मुलाकातें रहती हैं, इंटरेस्ट तो होते हैं और चीज़ें जो चल रही होती हैं उसके ऊपर गुफ्तगू भी होती है। ऐसा नहीं कोई आया होगा तो ये गुफ्तगू नहीं हुई होगी, और मुल्क की सूरत हाल पे, ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर क्या चल रहा है, और ऑफ कोर्स फिर बंदा आता है, खैर व आफियत भी पूछते हैं एक दूसरे की, खान साहब कैसे जा रहे हैं, माहौल कैसा जा रहा है, आजकल टाइट टाइम क्या चीज़ है। तो ये गुफ्तगू ये रूटीन की मुलाकात थी। हाँ जी, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंटरनल पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई चेंज नहीं आने लगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज़ के पंजाब का जो सियासी मुस्तकबिल है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ पर अभी एक इमर्जिंग सियासी जमात है और वो है जहांगीर तरीन साहब की, और उनके भी मेल मुलाकातें जारी हैं। अच्छा, दूसरी अगर हम देख लें तो काफ लीग इस पर काफ़ी मुतहरिक है, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर साहब हैं। अभी आप किसका पलड़ा ज़्यादा भारी देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई ये क्लेम कर रहा है फलाना ग्रुप हमसे मिला, फलाना बंदा हमसे मिला। दोनों की ये कोशिश है कि फलां बंदा या फलां पार्टियां, जिस तरह वो छीना ग्रुप पिछले दिनों बड़ा, हाँ, वो उनकी मुलाकात हुई। सो दोनों में पलड़ा भारी किसका देख रहे हैं? आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो मुलाकातें होती हैं ना, ये दिखाने के लिए होती है और वज़न के लिए होती है। मैंने बहुत सी जमातें बनते अपने सामने भी देखी और उनके इख्तलाफात भी देखे। मैं पार्लियामेंट लॉजेस में था और एक जमात के लोग जब एक जमात को फ़ोन करके कहते थे कि मसलन मैं कहूँ जी ये खालिद साहब बैठे हैं कैमरे के पीछे, आप आएँ, मेरी बात हो गई है, खुदा से भी हो गई है, वो आ रही है, आप भी आ जाएँ। जब से उनसे नहीं हुई और उनको फ़ोन करके कहा खालिद साहब तो आ रहे हैं, आप भी आ रही हैं। ये मुलाकातों में मुझे बताएं, अभी तक आपने कहा कि इतनी मुलाकातें हो गई हैं,
किसी एक ने बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। इम्कानात हैं सरदार तनवीर इलियास साहब के काफ लीग में हाँ जी, उनकी शमूलियत के। देखिए जिससे मुलाकात होती है मीडिया साथ ही कह देता है कि इसके इम्कानात इससे मुलाकात हो गए तो इसके साथ ज़्यादा है। हाई कमिश्नर कल सबको मिला ना, तो आप किसके साथ कह देंगे? पीटीआई के साथ जा रहे। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि मरीम से मिला है तो मरीम के साथ ये मुलाकातें होती हैं। इसके बाद देखा जाता है कि कहाँ पे है, और मुलाकातें करने वाले भी चाहते हैं वो खबरें फीड करते हैं ताकि मार्केट में ये जाए कि ज़्यादा सामान जो है ना, होलसेल डीलर हम है, हमारी तरफ जो है वो लोग ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं। जबकि अभी तक किसी ने किसी जमात में जाने का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। ये सब लोग अभी ये देखेंगे कि हवाओं का रुख किस तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ जा रही है। जहांगीर तरीन साहब ज़रूर मुतहर्रिक हुए हैं, वो इस्लामाबाद में हैं। उनकी मुलाकातें जो कराची से दो आम शख्सियत की हैं उनसे हुई हैं, आज वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से जो है और सिंध के कुछ और लोगों से जो है मुलाकातें करें। मुलाकातें अच्छा, ये जिस तरह से आपने कहा ना कि हवा का रुख किस तरफ है, एस्टैब्लिशमेंट का रुख किस तरफ है, बहुत से लोग अभी ये बात भी कर रहे थे जो कि मतलब जहांगीर तरीन साहब से जितने भी लोगों ने मुलाकात किया तो वो ये कहते हैं कि वो आपके साथ हैं या नहीं है। तो ये जो वो वाला एलिमेंट है और वो इसका मतलब जो पता लगा कि जी मुस्कुराकर जवाब दे देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मामला ठीक है। वो जो वो आपके साथ हैं वाला एलिमेंट, तो वो क्या लगता है आपको? सभी देखते हैं जी। अभी तो देखे ना, जिस तरह आपने कहा काम, मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के अंदर कुछ एज हासिल है जहांगीर तरीन साहब को, और जो आपका इधर फैसलाबाद का एरिया लगता है, रिश्तेदार से पीछे के जो लगते हैं, इस तरह चौधरी सरवर साहब को दोनों तरीके इंसाफ में रहे, दोनों का ग्रुप था, वो एज ए गवर्नर करते रहे हैं और पार्टी के अंदर लोगों के दोनों के साथ राब्ते हैं। अब इसके अंदर देखना है कि कौन किस तरफ ज़्यादा जाता है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा इसके अंदर आप ये देखेंगे पार्टी के अंदर कितनी स्पेस बनती है। आपकी टिकट तो हो जाएगी, टिकट के बाद आप कोई वजारत के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। इसके आगे आपको कौन सा पार्टी का तंजीमी ओहदा कौन सा दिया जा सकता है, कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की जगह मिल सकती है। फिर जो मेन फैक्टर मैंने बताया कि अगर आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के अंदर उनको किसकी हमायत हासिल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इस पार्टी में जाके मेरा मुस्तकबिल क्या है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि मेरा क्या है, इसके बाद सियासत शुरू होती है। तो अब इसके अंदर साथ ये भी देखना है कि अभी जो आपने जहांगीर तरीन की भी बात की है तो पुराने मरासम है और एक अच्छे सुलझे हुए और लोगों से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, मामलात अच्छे अपने साथ जो लोग हैं उनको लेके चलते हैं। लेकिन आया उन्होंने अभी पार्टी रजिस्टर करानी है, अभी तो उनकी नाअहली ख़त्म होगी तो उनके नाम पे पार्टी रजिस्टर हो सकती है। उनको अब हक तो मिल गया ना, हक मिल गया तो वो कल तो पार्टी रजिस्टर नहीं करा सकते। अभी देखना क्या जहांगीर तरीन साहब किसी पे ये भरोसा करते हैं कि उनके नाम से रजिस्टर करवा दें कि पार्टी का जो है। लेकिन सर देखें अभी जिस तरह से ये बहुत सी स्पेक्यूलेशंस पे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये अभी हमें 2 सालों तक तो इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे, ये अक्टूबर तो बहुत दूर की बात है, इसके बाद भी नहीं, तो तब तक तो फिर मार्जिन मिल जाएगा ना जो होमवर्क कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल मार्जिन मिल जाएगा। हालात में तो जो चीज़ें हैं आप अभी तो इसी तरह है, लेकिन देखें जी मैं एक चीज़ समझता हूँ कि तरीके इंसाफ के काफ़ी मामलात हों जिनके अंदर आप उन पर तनकीद कर सकते हैं। और ये देखें ना जिस तरह 9 मई के भी वाक़यात हुए, मुझे इस पर कुछ इख्तलाफ ये है कि ये जितने लोग अब आके कह रहे हैं कि इनको जब 9 मई हुआ था तो अगले दिन याद नहीं आया, क्या इनको कोई ऐसी चीज़ दिखाई गई, इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि जो उनके कायद हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, उनका तो कहना है कि हमारे लोग इसमें शामिल नहीं थे, शहीद हमारे थे। वो ये कहते हैं एजेंसियों के थे या इंतशार पसंद लोग थे जो दूसरी जमातों से थे। अगर वो दूसरी जमातों के लोग थे तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अपने कायद का, अपने चेयरमैन का बयानिया जो है वो बाय क्यों नहीं कर रहे? वो उसको लें और आके कहें जी 9 मई में हम नहीं थे, क्योंकि वो लोग भी छोड़ रहे हैं जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसका वजह यह है कि वो 9 मई के वाक़यात में उस जगह पे मौजूद नहीं थे सासदारों की इमारतों के बाहर, और अगर वो बाहर भी थे तो वो ये कह के छोड़ रहे हैं जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल जी मजम्मत करनी चाहिए, जो वाक़ई हुए कौन है जो उसकी नहीं कर सकता, मजम्मत करें। और ये भी कहें कि जो लोग इसमें शामिल हैं और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाए, मिलिट्री कोर्ट्स चलाएँ, जहाँ दिल करता है उनको सजाएँ दें। जब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मैं उसकी मजम्मत करूँगा, लेकिन मैं साथ कहूँगा मेरी जमात तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम ये समझते हैं इसमें दीगर जमातों ने किया या इंतशार पसंद लोग थे, ये करवाया गया। मौजूद है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं है, इनको उठा के जेल में डालें। इसका मतलब है इसकी 2 चीज़ें, एक तो आप कह रहे हैं प्रेशर में जो एक चल रही है बात, दूसरा ये है कि या उनको ऐसी चीज़ दिखा दी जाती है, बता दी जाती है जिससे ये साबित हो जाता है
कि ये इन्हीं लोगों ने किया और इनकी जमात के लोग मुलव्वस हैं और फिर ये आगे आपकी तरफ भी जा सकता है जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर जो आपने बात की कि अभी तो इलेक्शन के हवाले से, तो मैं कह रहा था उनका एक मुतालबा तो ठीक है ना जी, इलेक्शन तो होने चाहिए। जब एक आईनी आपका आइन कहता है, पहले 90 रोज थे वो नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट कहते ही है जी 14 मई को करा दें, वो 14 मई को नहीं होते। दो देखें जी, फ्री कैन जो है, अब दो बंदों के अंदर जब कभी मसला है तो कोई सालसी होगा और जो सालसी करवाएगा उसने एक तारीख दी, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप उसमें 14 पे तो नहीं करा सके, चले कोई नई डेट दें, करने तो है ना इंतखाबात। अब इसका मतलब है जो आइंदा से ताकत में होगा ये उसके इख्तियार के अंदर होगा कि वो जब चाहे इलेक्शन करवाए। तो इस तरह तो गेम किस तरह चलेगी, गेम ऑफ रूल तो तय करते हैं ना। क्योंकि हमारे पास अभी वक्त की किल्लत है, एक ये चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, परवेज़ इलाही साहब के क्या इम्कानात हैं वापस काफ लीग में आ सकते हैं? क्योंकि ये भी स्पेकुलेशंस है कि उनकी अभी सेटलमेंट नहीं हो रही कि किधर जाना है और वापस काफ लीग में ही आना है या किसी और जमात में जाना है या तहरीक इंसाफ, तो इस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए जी, जो सियासतदान होता है उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले ही होते हैं कि वो कहाँ जाना जाता है। और अगर चौधरी साहब काफ लीग वापस जाना चाहें तो उसके लिए तो उनके लिए कोई मसला नहीं, वो तो एक घर की बात है, घर में उनकी दीवारें भी कोई नहीं है, वो लॉन ऐसे इकट्ठे ही चलता है सारा। अच्छा। तो वो जहाँ मर्जी एक दूसरी जगह पे आ जा सकते हैं, तो घरों का कोई मसला नहीं है उनका। अगर वो समझें, अगर चौधरी गुजाज साहब भी गए हैं तो अगर चौधरी साहब भी समझते हैं परवेज़ इलाही साहब उन्होंने वापस जाना है तो उसी इज्जत और एहतराम के साथ और उसी उहदों के साथ वो जब चाहें वो उनकी अपनी जमात है जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तरीके इंसाफ के साथ खड़े। लेकिन कब तक? ऐसा तो अली जैदी साहब भी कहते थे, तो कहते थे यहाँ पे गोली मार दो, यहाँ पे गोली मार दो, जहाँ इनकलाब आया वहाँ लोगों ने ऐसे ही गोली खाई है, लोगों ने अपने बच्चे मुर्दे अखबारों में लपेट के तो जारी रखा है अपना इनकलाब। वो भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो लोगों ने अपने आप को आग लगा ली थी, तो इनकलाब तो वो होता है, इनकलाब तो ऐसे ही। अच्छा, एक और आखिरी सवाल के इमरान खान साहब अब कहना शुरू हो गए हैं कि पहले तो ये कि मेरे जो पार्टी के रहनुमा या डिफरेंट जो लोग थे उन पर प्रेशर था, दैट इज़ वाई वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन दूसरा अभी हम देखें तो कल उन्होंने ये कहा है कि जजेस पर बहुत दबाव है और जजेस को उनकी फाइलें दिखाई गई हैं कि आप ऑब्वियसली क्यों दिखाई गई हैं या इस तरह, हालांकि अदलिया से मुसलसल रिलीफ भी इमरान खान साहब को तो मिल रहा है बहरहाल। तो अभी इस पर आपको नहीं लगता कि बहुत से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी रेज हो रहे हैं कि क्या किसी जज ने आके इमरान खान साहब को ये बात की है? क्या क्या मामला? देखिए जी, आपने एक सवाल किया, देखिए इसके अंदर दो ही बंदे हो सकते हैं ना, या तो जिसने प्रेशराइज किया वो खान साहब को बताए कि हमने मोअज़्ज़िज़ जजेस को प्रेशराइज किया, जो या काबिल एहतराम जो जजेस हैं वो खुद खान साहब को बताएं कि जी मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है। लेकिन खान साहब का भी माजी देखते हुए ये लगता है कि खान साहब को जहाँ से रिलीफ नहीं मिलता या जो उनकी गुड बुक से निकल जाता है वो फिर किसी लगी लिपटी बगैर उसके ऊपर जो है तनकीद शुरू कर देते हैं। जैसे वो अमेरिका के ऊपर स्टार्ट हुए और फिर वो पूरी लाइन जो है हमारे सबक आर्मी चीफ बाजवा साहब से लेके और नीचे तक और फिर जमातों तक हर शख्स को उन्होंने कहा, हत्ता कि जिस दिन ये मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला लगे तो उन्होंने इनका भी नाम ले दिया कि ये भी इसके अंदर शामिल हैं। तो अब अगर इस तरह का रिलीफ नहीं है तो फिर उनको लगता है कि शायद अभी तक तो बहरहाल रिलीफ है, लेकिन आने वाले वक्त में कैसा रिलीफ हो सकता है ये नहीं पता। और ख्वाजा आसिफ साहब बारहा दफ़ा ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी भी लग सकती है और इमरान खान के खिलाफ नहीं, अगर साबित हो जाएगा तो लग भी सकती है, अगर ये साबित हो जाए कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये प्री प्लान्ड था और इनमें इनका हाथ था तो फिर तो लग सकती है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं लगनी चाहिए। और जिस तरह एक चीज आखिर इलेक्शन होने चाहिए जी, इस मुल्क को चलाना है किसी गेम ऑफ रूल्स के तहत चलाना है, तो इस सियासी खेल का एक ही रूल है, वो है आइन। आइन के दायरा कार में लोग अपना अपना किरदार अदा करें तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच काशिफ सलेमान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सबका आज का दिन कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए इस वक्त टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर दाऊद इस वक्त पर हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले बताएं कि कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा गुजरेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और माशाल्लाह आपकी लाहौर रंग चैनल की मोहब्बतों का शुक्रिया। और कैप्रिकॉर्न मुझे पता है कि आपका स्टार है, और मगर क्योंकि हम तमाम व्यूअर्स को जो है बताएंगे कि कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा गुजरेगा, तो तीन कार्ड से हम एनर्जी बताते हैं जी। कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा गुजरेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो जनाब, जो मेरे पास कार्ड की एनर्जी आई है उसके मुताबिक ये कि आज आप लोग मनसूबाबंदी करेंगे अपने मामला से लेकर, मगर आज उदास रहेंगे ज़रा।
थोड़ी सी तबीयत में उदासी सकती है और खासकर शाम के वक्त थोड़ी सी उदासी हो सकती है। प्लानिंग करेंगे, कहीं जाने का सोच रहे हैं और इस तरह की चीज़ें ज़रूर पेश आएंगी और कुछ बात चीज़ों की समझ नहीं लगेगी आपको आज के दिन कैप्रिकॉर्न वालों को कि क्या फैसला करना है। इसलिए आज का दिन बड़े काम नहीं करने, जैसे गुजरता है वैसे ही गुजारिएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप है हमारे पास एक्वेरियस। एक्वेरियस का आज का दिन कैसा गुजरेगा? एक्वेरियस वोट्स दिलो, आज का दिन एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा? तो एक्वेरियस वाले किसी मामला से मुतल्लिका कोई शुरुआत करने वाले हैं, नया काम मिल सकता है, आज कोई सफ़र पेश आ सकता है और हैवी इन्वेस्टमेंट और पैसा भी आ सकता है। ठीक है स्पाइसिस जी। का आज का कैसा गुजरेगा जी? स्पाइसिस आज का दिन बुर्ज हॉट वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो स्पाइसिस वाले आज अगर अपने बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो फ़ायदा होगा। फैमिली के साथ वक्त एक्सपेंड करें और प्लस ये कि रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त मदद और सोलमेट से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका, घर के माहौल से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें तो आज ले सकते हैं। एरीज वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज हमल, एरीज वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो एरीज बुर्ज हमल वाले आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर सकते हैं, किसी दोस्त से पार्टनरशिप कर सकते हैं, सर दर्द हो सकता है और कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अपनी बातें अपने तक रखें और बड़ा फैसला करने की बजाय जो है वो आज सब्र करें और गुस्सा नहीं करना। टॉरस वालों का आज का दिन सही। कैसा गुजरेगा? टॉरस बुर्ज जो है सौर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो टॉरस वाले जो है 2-3 मामला से मुतल्लिका उनको मदद रहेगी। आज फजूल खर्ची नहीं करनी इन्होंने, पैसा जो भी इनके पास आएगा उसको अच्छे तरीके से खर्च करना है और कोई नया काम भी मिल सकता है। जज्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं और हालात में ज़बरदस्त आज की बेहतरी नज़र आती है। जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जी? जेमिनी वाले 21 मई से 20 जून, जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? जेमिनी आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो जेमिनी वाले फजूल खर्ची से परहेज करें, पैसे भी आएंगे, हालात भी बेहतर हैं, घर के माहौल में बड़ी बेहतरी है और आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजारने वाले हैं। जेमिनी वालों के लिए आज की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मगर गाड़ी एहतियात से चलानी है। अच्छा, ठीक अच्छा, है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जी हमारे पास कैंसर। कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब? कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? कैंसर वाले एक तो आज जज्बात में बिल्कुल ना आए, लड़ाई झगड़ा ना करें, बहसो तकरार बिल्कुल ना करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपनी बातें अपने तक रखें और बड़े फैसले ना करें, एहतियात करें और पॉजिटिव होके चलें। इसके बाद है जनाब लियो, बुर्ज असस, तारा शम्स। लियो का आज का दिन कैसा गुजरेगा? कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? लियो आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो लियो वाले जो है किसी नए काम का आगाज करने वाले हैं, रुके हुए काम हो सकते हैं। खासकर आप लोगों का 2 से लेके 4 बजे का वक्त बहुत जबरदस्त है, पैसे आ सकते सही। हैं, सफर पेश आ सकता है, हालात में बड़ी बेहतरी और जितने टेलीफोनिक राब्ते करेंगे उतना ही आपके मामला बेहतर रहेंगे। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? विर्गो आज का दिन कैसा गुजरेगा? विर्गो वालों के आज के दिन में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, मोहब्बत का इजहार है, खैर व बरकत है, कामों से मुतल्लिका बड़ी मदद है, कोई सफ़र भी आ सकता है, कोई नया काम, हालात में बेहतरी, मगर पैसे की थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कोई नेगेटिव सोचें भी आ सकती हैं जिसकी वजह से हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़ा बहस तकरार से बचना है, पॉजिटिव रहना है और कामों पे निकलना है और पॉजिटिव रह के मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। और ठीक जनाब है। इसके बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब? लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो जनाब लिब्रा वाले अपने मामला से मुतल्लिका कंफ्यूज नजर आते हैं, टेंशन में नजर आते हैं, मगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ बैठकर कोई पार्टी का प्लान है, डबल माइंडेड जरूर हैं, लेकिन अगर आप बड़ों के पास बैठेंगे, मशवरा करेंगे तो मामला में ज़बरदस्त बेहतरी होगी। एग्रीमेंट अगर किसी से साइन करना है तो उसको सोच समझ कर करना है। और जनाब इसके बाद है हमारे पास स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो सही। वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो स्कॉर्पियो वाले
अपने मामला से मुतल्लिका एहतियात करें, चीटिंग हो सकती है और लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, मामला में खराबी ला सकते हैं। ज़हनी दबाव और टेंशन से निकलना है, पॉजिटिव रहना है और जो भी काम करना है, आप बड़ा काम अगर करना चाहते हैं उसको कल पे डालें। और जनाब सही। सैजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? सैजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? सैजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा? तो सैजिटेरियस वाले अपनी बातें अपने तक रखें, बातें छुपा कर रखें। पैसे जो भी आपके आ रहे हैं उसको एहतियात से खर्च करें, बड़ी फैसला या बड़ी तब्दीली की तरफ ना जाएं और जो भी ऑप्शंस हैं उसमें अक्ल फहम का इस्तेमाल करें। शाम के वक्त आपके मामला बड़े ज़बरदस्त बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। जबरदस्त जबरदस्त। सब लोग जो है ना हमारा ये सेगमेंट बड़े शौक से सुन रहे होते हैं क्योंकि हर एक को इंतज़ार होता है कि आज सबका दिन कैसा गुजरेगा। और बड़ी हद तक कुछ लोगों की आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हो वो किसी ना किसी स्टार पे फिट बैठ जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि अच्छा वो फ़लाँ शो में फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर ने ये बात की और हमारा वाकई आज का दिन ऐसा गुजरा। बट थैंक यू सो मच दाऊद जी। दाऊद हमारे साथ शो का हिस्सा थे व्यूअर्स। इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स अभी हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो फूड बिजनेस को किस तरह से मुतासर कर रही है। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑब्वियसली जो शेफ्स यूज़ करते हैं जो बैरून मुल्क से आते हैं। अभी वो इंग्रेडिएंट्स आना बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं इस पे भी हमने आज बात करनी है क्योंकि इस हवाले से बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे थे। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कलनरी आर्टिस्ट एंड शेफ हमजा शेख इस वक्त शो का हिस्सा हैं। हमजा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप लोग जब बुलाते हैं मैं दौड़ा दौड़ा आ जाता बस हूँ। कल नहीं आ पाए। बहुत माजरत जी। अच्छा जी, जैसे कि आज का टॉपिक है कि इन्फ्लेशन ने कैसे इफेक्ट किया है। इन्फ्लेशन ने और इम्पोर्ट्स को बंद होने ने बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर दिया है। डॉलर स्पाइक की वजह से जो चीज़ थी 2 रुपए की वो हो गई है 6 रुपए की। और मजीद जब इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगता है तो वो मुनाफाखोरी में चीज़ 12 रुपए की हो जाती है। तो आप देखेंगे वो 200-300-400% उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जिस तरह सोया सॉस की बोतल है वो अच्छी क्वालिटी की इंपोर्टेड सोया सॉस आती थी 595-600 रुपए के करीब, वो 1800-2200 रुपए पे गई हुई है। 500-600 की बोतल 1800 पे चली गई। 2200 रुपए एग्जैक्टली। और मैं आपको बताऊं जिस तरह इंग्रेडिएंट्स लाइक कंडेंस्ड मिल्क, जिनको हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मली बच्चों को ऐसे लगा के कहते थे जाओ एंजॉय करो, ठीक है, वो 390-400 का 1 kg होता था, वो इस टाइम 1200-1300 रुपए पे चला गया है। एवरीथिंग विच वॉज इम्पोर्टेड इज ऑन इट्स एक्सट्रीम स्पाइक प्राइस में, बहुत महंगी हो गई हैं चीज़ें। अब उसका तरीका ये है कि हमने चीज़ें तो बनाते रहना है, तो हमें उसके वे आउट्स बनाने पड़ेंगे। वो है कि हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो वही सॉसेस बेहतर क्वालिटी में बेहतर प्राइस में देना शुरू करें। और कुछ चीज़ें जिस तरह वेपोरेटेड मिल्क है या कंडेंस्ड मिल्क है या कोई चॉकलेट बेस है या कंपाउंड चॉकलेट्स हैं जिनसे बेकिंग होती है, वो हमारी लोकल कंपनीज को भी चाहिए कि अब अच्छी क्वालिटी की भी बनाना शुरू करें ताकि वो अफोर्डेबिलिटी के ब्रैकेट के अंदर रहें। एक अच्छी क्वालिटी की जो चॉकलेट है जो हुआ करती थी व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 4 years ago 800 रुपए किलो, वो इस टाइम मिल रही है 4000 पे 4500 रुपए किलो। एंड एवरी टाइम वी बाय इंग्रेडिएंट्स वो इतने बढ़ चुके होते हैं कि हमारा सारा प्रॉफिट जो है इन्फ्लेशन के नज़र हो जाता है। और हर महीने हर हफ्ते हम प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते अपने प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की, अपने सेवरी की, अपने स्वीट की, अपने नमकीन चीज़ों की, मीठी चीज़ों की। लोग भाग जाएंगे। आप चिकन को देखें, आराम से 150 रुपए किलो, मुझे तो याद है मुर्गी हुआ करती थी, अभी तो 700-600 और 150 रुपए किलो मुर्गी हुआ करती थी। और बोनलेस जो है बहुत प्रीमियम लो तो आप 500-600 रुपए किलो था, तो अब 1000-1200 रुपए बोनलेस। लेकिन अभी आप ये मतलब ये जो महंगाई है ओवरऑल, इसने जैसे आपका भी एक बिजनेस है और इस तरह से और भी लोगों के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होम बेस्ड शेफ्स भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी सेल्स थी उस पर बहुत ज़्यादा फर्क डाला है? वी ऑल आर अफेक्टेड। हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या इस फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मेक इट बिग, स्मॉल, होम बेस्ड, हर कोई इफेक्ट ही है। क्योंकि भरनी तो हर चीज़, चिकन, अंडे, दूध, दही, मैदा, इन चीज़ों से, इवन दी लोकल प्रोडक्ट्स, जिस तरह यहाँ बटर, जब प्रोसेस्ड बटर बनाते हो तो जो बटर है वो भी 700-800 रुपए किलो अच्छा बटर मिल जाता था, वो 2000-2200 रुपए पे चला गया है। एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव नाउ कि जब हमने भी चीज़ बना के देनी है तो हम भी आगे फिर महंगी ही बेचेंगे।
जब हम महंगी बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि बायर हमारा कम हो जाएगा और सेल्स का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जिस तरह से कहा कि सेल्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, ऑब्वियसली ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अभी जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि पहले मतलब बहुत से इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स थे जो बाहर से आते थे और हम उनको इस्तेमाल करते थे, तो वो मेनली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी हमें पाकिस्तान में नहीं मिल रहे, फिर हम ऑल्टरनेटिव्स पर भी बात करेंगे। मिल सब कुछ रहा है हमारे यहाँ पे। एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है मुनाफाखोरी, हाँ, कि चीज को होल्ड कर लेते हैं, फिर जब उसकी बिल्कुल शॉर्टेज हो जाती है तो उसको 3 गुना प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है ना? तो ये मुनाफाखोरी की वजह से। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो बहुत एक्सपेंसिव, एक आधा, ये भी हमारे यहाँ गुलबर्ग में एक शॉप है, वहां से आपको इंपोर्टेड कुछ चीजें मिल जाती हैं, बट वे टू एक्सपेंसिव। बाकी जो हमें आम डिपार्टमेंटल स्टोर्स या जो अच्छे अच्छे हर एरिया में बड़े कैश एंड कैरीज या स्टोर्स होते थे, अभी पर्सनली मुझे खुद भी बहुत चीजें चाहिए थी, इवन आप चॉकलेट्स देख लें, वो तक नहीं आपको मिल रही। मैं आपको इवन बता रहा हूँ, यूटिलिटीज, आपके रोल ऑन्स, डिओड्रेंट्स, आपके शैम्पूज, कंडीशनर्स, ये नहीं मिल रही चीजें पूरी। मतलब कि एक फॉर इंस्टेंस, मैं जिस तरह की ओवरऑल इन्फ्लेशन पे बात हो रही है, एक अच्छी डिओड्रेंट स्टिक, एक बहुत डिजाइन, कोई बहुत हाई एंड ब्रांड की नहीं, नॉर्मल ब्रांड की जो 300-400 रुपए की होती थी, उस 1350-1400 की हो गई है। तो वो ये है कि लोग एक बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी अब इतने ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड हैं, पर पैसे आएंगे कहां से जब बिजनेस ही नहीं है? तो ये और यहाँ एक और बात है ना कि पैसे आएंगे कहाँ से। एक और इसका अगर हम रुख देखें तो वो ये भी है कि हमारी आमदनियां उतनी हैं, एग्जैक्टली, लेकिन इन्फ्लेशन, वो जो कीमतें हैं चीजों की वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसका एक ही तरीका है, बंदा नहाना धोना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे और स्टोरेज में चला जाए। लेकिन अभी देखें, जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत से आपने भी कहा कि हाँ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, सो आपको नहीं लगता कि जब आप लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं तो फिर वो जायका, एग्जैक्टली, टेस्ट भी इफेक्ट होता है। क्योंकि देखें जी, जिस तरह जो चाइना से सोया सॉस बन के आ रही है हलाल, या होइसन सॉस आ रही है, या ऑयस्टर सॉस आ रही है, वो पाकिस्तान में नहीं बना सकते। अगर आप इमिटेशन बनाओगी भी तो उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। जब टेस्ट इफेक्ट होगा तो बायर, क्लाइंट, कस्टमर इफेक्ट होगा, तो वो पूरे का पूरा बिजनेस को ही सेटबैक लग जाएगा। लेकिन फिर आपके ख्याल में इसको क्या करना चाहिए? इसमें ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, इन अदारों को, ये सारे इंपोर्ट्स वगैरह को थोड़ा सा सॉफन कर दें, खोल दें, ताकि हम लोगों, हमारे जैसे लोगों के और बाकी सारे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, केटरिंग कंपनीज हैं, सबकी रोजी रोटी जो है वो लगी रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि लोगों के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और स्पेशली द फूड बिजनेस, ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। हम काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड्स देख रहे हैं, जो बड़े एलीट किस्म के रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर हमें चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन जो सर्विंग होती है पोर्शन साइज बहुत छोटा, वो एक बंदा भी उसको वो इट्स नॉट इवन हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप फाइन डाइनिंग के लिए जाते हो यहाँ पे, या जिनको सो कॉल्ड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, अब वापस आके आपको घर में जो पका होता है वो भी खाना पड़ता है, या वहां से ज्यादा ऑर्डर करें। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे की एक पॉकेट होती है ना, और ये कोई इतनी वैल्यू फॉर मनी तो है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जिस तरह आप हैं या और जिस तरह से एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनके वैसे बिजनेसेस हैं, वो तो चले समहाउ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एलीट रेस्टोरेंट्स थे जो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव दे रहे थे, तो लोगों का रुझान वहां पर इतना छोटा कर दिया है। देखें, एक्चुअली रेस्टोरेंट इज लुकिंग फॉर गुड बिजनेस पर हेड। जिस तरह के एक बंदा आ रहा है तो पहले वो एक सूप, पहले स्टार्टर ऑर्डर करे, फिर सूप ऑर्डर करे, फिर मेन डिश ऑर्डर करे, फिर डिजर्ट ऑर्डर करे, और साथ एक ड्रिंक ऑर्डर करे, सॉफ्ट ड्रिंक, और एक मोहितो, मतलब कि कोई अच्छा जूस ब्लेंड वगैरह। तो पर पर्सन एक बंदा 6 से 8 हज़ार रुपये खर्च के जाए, तो वो जो फाइन डाइनिंग या एलीट रेस्टोरेंट, ये तो अल्लाह माफ करे किसी के पास वो वाला पैसा हो तो वही कर सकता है। एग्जैक्टली, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा सिलसिला है, ये जो पोर्शन साइज छोटे होते जा रहे हैं ना। लेकिन मेरा सवाल ये था बुनियादी तौर पर कि जो क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स ही कहेंगे, तो वो उनका रुझान कम हुआ है, जो एलीट कैफेज डेफिनेटली या अभी भी लोग जा रहे हैं? आपको बताता हूँ, लोगों को मेरे पास, मैं आपको अपनी, मैं दूर की मिसाल नहीं अपनी देता हूँ, जो मेरी बेकरी में लोग आते थे और नॉर्मली दे यूज्ड टू स्पेंड लेविशली, ठीक है, 5-7 हज़ार की चीज़ें पैक करवा लेते थे, वो लोग भी अब सोच के एक मिनी केक, 2 कप केक, एक ब्राउनी पैक कर दें, बहुत अच्छा अगर उन्होंने किया है तो, नहीं तो कुछ एक छोटा सा दे दें। लेकिन फिर इसमें जो आपने अपने जो केक्स वगैरह होंगे, ऑब्वियसली फिर आपने उनके साइज भी रिड्यूस किए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, हमने तो 3 इंच का केक, एक माइक्रो केक निकाल दिया है, 3 इंच का केक है, आधे पाउंड का, इट्स लाइक 275 ग्राम्स। तो वो इन्फ्लेशन को, मतलब कि लोग सेलिब्रेट भी कर लें
उनको ये भी लगे कि हम केक ले गए और एंजॉय भी कर लें। बिल्कुल तो ठीक हो ये गया। सब कुछ लेकिन तो- आपको लगता है कि ये अभी जिस तरह से बहुत सी हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त नहीं आ सक रही, लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन अगर हाँ। होती हैं इन फ्यूचर, बेहतरी आएगी। मैं आपको बताता हूँ, लोगों को जिस प्राइस को पे ले आएंगे ना, वो प्राइस कभी वापस नहीं जाएगी। कोई बहुत ही एक या दो इंसान के बच्चे होंगे जो प्राइस वापस ले जाएंगे, बट जिस एंड पे महंगाई आ गई है ना, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, गैस है, एलपीजी है, सिलेंडर्स पे खाना बनता है, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव नाउ कि हमें उस सब को हैंडल करने के लिए जो है ना, ये हमें अपनी जो प्राइसेस बढ़ गई हैं ये कभी भी वापस नहीं जाएंगी एनी तो टाइम फिर इसमें तो आपको लोगों को यही रिकमेंड करना चाहिए कि जो खाएं घर का खाएं, घर सुथरा खाएं। भी खाएं। एग्जैक्टली मैं तो खुद उस पे आ गया हूँ कि बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए आपका जो अवामी हो, मतलब जो 95% लोग अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं भी कुछ और स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि वो भी हो जाए और ये बेकरी अपनी जगह इंशाल्लाह। चलती लेकिन जाए। अभी आपने हमें एक कहा भी था कि आपको ये कैफे टाइप हाँ जी, स्टार्ट हाँ करने जी, का कह बिल्कुल रहे हैं, तो ऐसे आप ही है। पिछली दफा भी आए थे, तो वही अभी मेरी- चीजें पाइपलाइन में एग्जैक्टली मेरी कोशिश है कि हम एक बहुत ही अफोर्डेबल और एक अच्छे मॉडरेट एनवायरनमेंट के साथ एक अफोर्डेबल रेस्टोरेंट लेके आए जहाँ पे लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स बच्चे, मतलब इवन द यंगर जनरेशन जो खुद अर्न नहीं कर रही, पॉकेट मनी पे सरवाइव करती है, वो भी आके जो है इसको। अच्छा, जब आप ये देखें जिस तरह से अफोर्डेबल प्राइसेस की बात कर रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा कैफे या रेस्टोरेंट स्टार्ट करूं, तो आप उसमें चीजें कैसे मैनेज करें? कि आपने भी तो वही बात, इसका मतलब है कि फिर आप क्वालिटी पर या कोई भी क्वालिटी पर नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज आपको करेगा? बताता हूँ कि हम बहुत सी लोकल चीजें इस्तेमाल करके फ्यूजन चीजें बना सकते हैं। हम अपने लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बड़ी इनोवेशन कर सकते हैं। अगर हम चाइनीज नहीं कर रहे और हम कुछ देसी चीजें और फ्यूजन कर रहे हैं, तो हम अपनी लोकल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम उनके साथ भी बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। फिर डिग्री होने का यही तो फायदा है कि आप खुद से बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो, रेसिपीज डिजाइन कर सकते हो और उनको एक बजट में ला सकते हो और उनको इकोनॉमिकल कर सकते हो, येट दे टेस्ट डिलिशियस, दे लुक वेरी क्रिएटिव एंड दे आर अफोर्डेबल टू। लेकिन देखिए, जिस तरह से अगर अभी एक पिज्जा अगर बनना है और उसमें मोज़रेला चीज ही ऐड होना है, जी जी जी, तो वो आप उसको अल्टरनेटिव कैसे मैं कर आपको सकते हो? बताता हूँ, या तो फिर आप अंडे लगा लें। नहीं पिज्जा नहीं पे। नहीं 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 वो अंडे वाला नान बन जाएगा, वो पिज्जा तो रहेगा ही नहीं। अच्छा, मोज़रेला चीज जो है वो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, इंपोर्टेड नहीं। इसके अंदर जो चीज डलती है ना, जो जिससे ये लेकिन कल्चर हम डेवलप, इम्पोर्टेड के साथ साथ महंगाई पर भी मैं तो बात कर रहे हैं। रेनेट जो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डलता है जो एक शीप या गोट की इंटेस्टाइन्स में से निकलता है, एक कल्चर जिससे मोज़रेला का टेक्सचर बनता है, वो थोड़ा महंगा हो गया है। बट ये चीज़ वगैरह जो है ये बहुत से ब्रांड्स लोकली बना रहे हैं, ये भी तक अफोर्डेबिलिटी के ब्रैकेट के अंदर आती हैं। बट अगेन बटर के लिए जो फैट आता है वो बाहर से आता है, अच्छी कंपनीज का। आप लोकल बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मिक्स एंड मैच करके आप एक अच्छी प्रोडक्शन अभी भी कर सकते हो। पर जो सिर्फ हाई एंड प्रीमियम चेन्स जो इन्फ्लेशन से पहले की चल रही हैं, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई हैं। वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि अभी जिस तरह मैंने पिज्ज़ा की ही बात की, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप उनको घर बनाने बैठो ना, तो आपकी टाइम, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है, आपका पैसा भी बहुत लगता है। यही आप बाहर से कोई डील्स ले लो ना, तो वो बेस्ट रहती है। बिल्कुल, थिंग्स लाइक पिज्ज़ा, यस यू आर राइट, कि अगर आप घर बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा चीज़ का ब्लॉक लाओगे, आप पूरी हर चीज़ लाओगे। अब 10 पिज्ज़ा तो आपने बनाने नहीं है। जहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे आप अच्छी प्राइस पे अगर आप आराम से बैठ के घर पे लाउंज में बैठ के ऑर्डर करके खा सकते हो, तो वाई नॉट। कुछ चीज़ें हैं जिनको घर बनाने में आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, कमर्शियल किचन उसको बेहतर तरीके से हैंडल करता है, पर बहुत सी चीज़ों में आप बहुत कुछ बचा सकते हो। बट एनी सजेशन दैट यू वुड वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस आउट? हिम्मत करें, हौसला करें, कोई मसला ही नहीं है। हमने पाकिस्तान में रहना है, सरवाइव करना है और एक अच्छा शहरी बनना है और हर चीज़ को साथ लेके चलना है। क्या किया जा सकता है, फेस करें इस मुश्किल वक्त को। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हमजा, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके साथ साथ इख्तिताम पर जाने से पहले मुझे मेरी प्रोड्यूसर कह रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो ये कि अभी जिस तरह से डिफरेंट हम रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर हम MM आलम रोड पर भी देखें और यहाँ पर, सो आपको क्या लगता है वहाँ पर जो सर्विंग साइज़ है, और हम जिस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स वगैरह से आवाज़ उठाते रहते हैं, या कोई सजेशंस जानी चाहिए कि ये सर्विंग साइज़, मतलब आप अगर आप स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें रेस्टोरेंट जो है ना, इसने अपने ओवरहेड चार्जेस भी कवर करने और इसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, हर चीज़ निकालनी है। तो टू मेक द एंड्स मीट उन्होंने क्या किया है कि पोर्शन साइज को छोटा कर दिया है और प्राइस वही रखी है। तो मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट मालिकान को भी चाहिए कि थोड़ी सी हिम्मत करें,
थोड़ा सा। बट आप बहुत से लोगों के साथ आपने कुछ अर्सा पहले एक फूड व्लॉगिंग भी स्टार्ट हाँ, की बिल्कुल थी, बिल्कुल तो जी, मैं आपने तो अभी भी कभी चल रही है। सजेशंस वगैरह दी? मैं तो डेफिनेटली कहता हूँ कि पोर्शन साइज को ना कॉम्प्रोमाइज करें, बेशक आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें। प्राइस तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, 2500 की एक डिश, और उसमें अगर आपको इतना सा कुछ मिले। एग्जैक्टली वो उसमें देखें ना, रेस्टोरेंट में बताता हूँ, ओवरहेड्स जाते हैं, आपके बिल्स जाते हैं, आपके टैक्सेस जाते हैं, 20 किस्म के इदारे हैं जिनको आपने पे करना होता है, तो वो सब कुछ एडअप होते 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 हमें लग रहा होता है यार 2500 रुपए में हम इतनी सी मुर्गी खा के आए हैं, पर एक्चुअली इट्स द एक्सपीरियंस दैट यू आर पेइंग फॉर। हर चीज इतनी लग्जूरियस, जो आम चीजें भी थी ना वो अब लग्जरी के जद में आ गई हैं, तो ये मसला है जिसकी वजह से बिल्कुल ठीक। पोर्शन साइज छोटा हो गया है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हमजा शेख, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।